लिविंग रिलेशनशिप वैसे जोड़े जो पंजीकरण कराना जो भी रहना चाहते हैं इनको पंजीकरण कराना अनिवार्य है। संबंध समाप्त करने पर भी रजिस्ट्रेशन की सूचना देनी होगी और समाप्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। आपको आज़ादी है रहने की, लिविंग रिलेशनशिप में कोई रोक नहीं रहा है रहने से, लेकिन अब आपको गवर्नमेंट को जानकारी देनी होगी कि हम यहाँ रह रहे हैं, जो कि सही है और घटनाओं को देखते हुए इस नियम को बनाया गया है। और उत्तराखंड पहला राज्य बना जो इसको लागू कर दिया। तलाक के लिए पुरुष और महिला दोनों को समान कानूनी अधिकार दिए गए हैं। हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। तलाक केवल न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही संभव होगा। बाकी आप संपत्ति में बेटे और बेटियों को बराबर अधिकार दिया गया है। मुस्लिम महिलाओं को भी अब संपत्ति में पुरस्कार के समान हिस्सा मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति की वसीयत किसी को भी कर सकता। जय स्वागत है आपका आज की इस सीरीज में। आज की जो क्लास है वो जो भी देश की घटनाएं हैं वो आज उसका लास्ट क्लास है। कल से जो हमारी क्लास होगी वो डिफेंस में जो हुए बदलाव, जो मिसाइल बनी हैं, जो रॉकेट्स बने हैं, जो नए नए अपडेट आए हैं, जो डिफेंस ने खुद के अंदर में अपग्रेड किए हैं, तो कल से हमारे जो है उसकी क्लास होने वाली है। आज की जो क्लास है वो इस सीरीज का लास्ट क्लास है। यूजीसी के बारे में आज हमने टॉपिक को कवर किया है। साथ साथ में और भी घटनाएं हैं, कुछ राष्ट्रपति के द्वारा भी नई नई योजनाओं की शुरुआत की गई है, उसको भी हमने इस वीडियो में कवर करा है। हम आशा करते हैं कि आपने जो करंट अफेयर्स के जो मैंने पिछले वीडियोस में क्लासेस लिए हैं उसको आपने देखा होगा और ये सब कंटेंट जो है वो काफ़ी ओरिएंटेड हैं, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस को देखते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आपको बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स को हिट करने में बहुत हेल्प मिलेगा। करंट अफेयर बीपीएससी का बहुत अधिक वैल्यूएबल है और काफ़ी वेटेज वाली सीरीज, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफ़ी वेटेज है इसका, 30-35 क्वेश्चंस के लगभग पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको फॉलो कर रहे होंगे और साथ साथ में आपको ये पसंद भी आ रहा होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं समय को बिना गवाए और आज का हमारा जो पहला स्लाइड है उसकी शुरुआत करते हैं। जैसा पे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यूजीसी के बारे में ये है। यूजीसी पहली बार आप जानते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस के बारे में काफ़ी विवाद हुआ था 2026 के अंदर। अगर मैं बात करूं तो ये आयोग जनवरी 2026 में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रमोशंस ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026 अधिसूचित किए गए। यह नियमों का मुख्य उद्देश्य कॉलेज और विश्वविद्यालय में होने वाले भेदभाव के जड़ से खत्म करना था। अब भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की गई थी यूजीसी के थ्रू, लेकिन इस पर अलग ही विवाद हो गए। क्या क्या विवाद थे आइए हम इस पर बात करते हैं। यूजीसी रेगुलेशन 2026 की मुख्य विशेषता क्या थी? यह 13 जनवरी 2026 को जारी की गई और 15 जनवरी से ऐसे मानी गई कि लागू की जा रही है, लेकिन ये हो नहीं पाया। इसमें क्या क्या था? धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, भाषा और विकलांगता के आधार पर किसी भी भेदभाव करने वाले के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की बात कही गई थी इसमें, जो प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान के लिए समान अवसर केंद्र स्थापित करना। और अब पहले केवल ये एक सलाह थी 2012 के नियमों के अनुसार, लेकिन जब से यूजीसी 2026 की रेगुलेशन आई तब से इसको कंपलसरी कर दिया गया कि अब ये नियम लगेगा ही लगेगा। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि ऐसा हो नहीं पाया, ये बात बिल्कुल विपरीत हो गई, ये नियम लग नहीं पाए। कारण है कि अपने ही लोगों ने इसका विरोध कर दिया। इसमें दो लोग अलग अलग बट गए, जनरल वाले अलग और ओबीसी वाले, एससी एसटी वाले अलग, और जनरल वालों ने ही यूजीसी का विरोध कर दिया। और फिर उसमें एक बनाई गई कंपोजिशन ऑफ इक्विटी कमेटी। इस इक्विटी कमेटी के अंदर में क्या रखा गया? ये जो भी उपाध्यक्ष एक समिति बनेगी, हर संस्थान के प्रमुख की एक उपाध्यक्ष समिति बनेगी, अध्यक्षता की एक समिति बनेगी जो भेदभाव शिकायतों की जांच करेगी और एससी एसटी ओबीसी महिलाओं विकलांग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें 24/7 जो है वो हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे। शिकायतों संस्थानों को शिकायत के लिए 24 घंटे चलने वाले हेल्पलाइन और वेब पोर्टल जारी किए जाएंगे। ओबीसी यानी कि नए नियम में ओबीसी को भी स्पष्ट रूप से जाति आधारित भेदभाव का विरोध और सुरक्षा के दायरे में शामिल किया गया है। सख्त कार्रवाई किया गया, नियम लगाए गए। नियमों का पालन न करने पर यूजी संस्थान की ग्रांट फंडिंग रोक दी जाएंगी, ऐसी बातें कही गई। अब इसमें प्रॉब्लम हुआ कि सबसे अधिक जो मुद्दा था जनरल वालों का था कि ओबीसी और एससी एसटी के ऊपर नियम तो लग रहे हैं, इस पर भेदभाव अगर कोई हो तो विरोध करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन वही काम अगर किसी ब्राह्मण के साथ, किसी राजपूत के लड़के के साथ, किसी राजपूत की लड़की के साथ अगर ऐसी ही डिस्क्रिमिनेशन वहाँ भी होती है तो क्या होगा? और यूजीसी इसी बात पर जो है वर्तमान में इस पर स्टे लगा दिया गया।
विवाद खड़ा हो गया इस पर, और सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा तो इसको लेकर के विवाद खड़ा होने की वजह से स्टे ऑर्डर लगा दिया गया। विरोध का कारण मैं कई बार बोल चुका, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि गैर समावेशी ये सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव से सुरक्षा नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आया? जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर अस्थायी रोक लगा दी। पुराने नियम अभी भी चल रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक मामले अंतिम फैसले तक नहीं पहुंचता तब तक एक एडवाइजरी के रूप में नियम चलेगा। डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल गलत है, डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये भी अपना एक मुद्दा सही था कि जनरल वालों के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो जिम्मेदार कौन ले। यूजीसी के बारे में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत में उच्च शिक्षा का सर्वोच्च निकाय है। इसकी स्थापना जो 1956 के वैधानिक संस्था के रूप में की गई। यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये ध्यान रखिएगा। इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर में एक अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन और एक उपाध्यक्ष इसके होते हैं। इसके साथ 10 से सदस्य होते हैं जिनकी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस जो है वो अपने कोर्सेज के अंदर डिस्क्रिमिनेशंस या और भी बहुत सारे नियमों को कंट्रोल करता है, फंडिंग को कंट्रोल करता है, और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किए जाने वाली संस्थान है। मान्यता यह तय करता है कि कौन सा संस्था विश्वविद्यालय कहलाने के योग्य में है और डिग्री देने का अधिकार कौन कौन रखता है। फंडिंग हो गया, मानक तय करता है, छात्रवृत्ति और फेलोशिप यानी रिसर्च करने वाले छात्रों को नेट, जीआरएफ और स्कॉलरशिप जैसे प्रबंधों को करवाता है। अगला न्यूज है विंग्स इंडिया अवार्ड 2026, 28 जनवरी हैदराबाद और 15 दिसंबर 2025 न्यू डेडलाइन आई थी। इसकी क्या कहानी है मैं बताता हूँ पूरी बात। पहली बात की चर्चा में क्यों रही है, तो विंग्स इंडिया 2026 एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन यानी सिविल एविएशन कार्यक्रम है जो हाल ही में संपन्न हुआ, और यह भारत में वैश्विक विमानन हब बनाने के एक विजन के साथ जो है इसकी शुरुआत की गई है। इसका आयोजन 28 जनवरी से 31 जनवरी 2026 हैदराबाद जो तेलंगाना में हुआ था, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और फिक्की ने इसकी आयोजक जो थे वो 3 मंत्रालय, 3 अलग अलग कमेटी मिलकर बनाई है। मुख्य आकर्षण और घोषणाएं पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से संबोधित किया, और ये भी कहा कि 2047 तक 400 से अधिक हवाई अड्डों का नेटवर्क जो है वो बनाने की राह पर हम लोग चल रहे हैं। इंडिया में 30 अतिरिक्त बोइंग विमानों का ऑर्डर देकर अपने कुल ऑर्डर को 600 तक पहुंचाया गया है। हॉल और पवन हंस के बीच 10 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर्स के लिए समझौता हुआ है। विंग्स अवार्ड 2026 जो है इसके बारे में आपको मैं बता दूं, ये एक ऐसी जैसे अथॉरिटी, अलायंस, एयरपोर्ट, एटीसी, पैसेंजर, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स, ये सारे जो हैं मिल करके, यानी कि इसको हम लोग विंग्स इंडिया एक्सेलेंस अवार्ड के से इसको हमने पुरस्कार दिया है और सर्वश्रेष्ठ माना है। गुजरात को जो एविएशन इकोसिस्टम्स हैं, गुजरात के जो एविएशन इकोसिस्टम्स को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। तेलंगाना और उत्तराखंड को भी इसी श्रेणी में संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। इंडिया पैसिफिक एविएशंस जेट सेट गो की सहायक कंपनियों को बेस्ट एनएसओपी और फिक्स्ड विंग का पुरस्कार इसमें मिला है। तो विंग्स इंडिया अवार्ड जो है वो कहाँ पर मनाई गई है, ये कहाँ पर मनाई गई है, तो आपको मैं बता दूं हैदराबाद के अंदर तेलंगाना में मनाया गया है। आयोजक कौन कौन थे? नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और फिक्की थे। ये तीनों ने मिलकर इसके आयोजक थे, आयोजन इसका किया। और इसमें एयर इंडिया ने 30 अतिरिक्त बोइंग विमानों का ऑर्डर देकर के कुल ऑर्डर 600 तक पहुंचा दिया है। ये अच्छी बात है हमारे लिए भाई, ये तो गर्व की बात है। विजन हमारा 2047 तक, इस बार थीम भारत के विमान क्षेत्र को न कि केवल एक मार्केट के रूप में बल्कि एक विमान निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित थी। अब देखिए, देखना यह है कि आगे हमारे देश में और क्या क्या होता है। उत्तराखंड में एक और न्यूज आई है कि समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू हुए हैं। बीपीएससी इस सवाल को पूछेगी कि नहीं पूछेगी मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तराखंड के बारे में इस बारे में जानने के बाद मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए और ये जरूरी है। उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू कर दिया गया।
राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश तत्काल रूप से प्रभावित हो गया। जैसा कि आप जानते हैं भाई, अगर कोई भी राज्य में कोई बिल पास करना है तो जाहिर सी बात है उसमें राज्यपाल की मंजूरी होती है। मुख्यमंत्री कार्यकाल के अनुसार उत्तराखंड के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके जरिए यूसीसी अधिनियम 2026 को विभिन्न प्रावधानों की प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक, दंडात्मक सुधार किए गए ताकि इसकी प्रभावी, पारदर्शी और सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। इसके बारे में कुछ अगर मैं बता दूं तो उत्तराखंड में भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसे समान नागरिक संहिता यूसीसी को पूरी तरह से इसने लागू कर लिया। अगर यूसीसी को पहली बार पूरी तरह से लागू करने वाला कोई राज्य है तो वो कौन सा है? उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 27 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से प्रभावी किया था। हाल ही में 2026 में से कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी इसमें किए गए हैं। ये लगा कब था? 27 जनवरी 2025। यह कानून विवाह, तलाक, विरासत, लिव इन रिलेशनशिप जैसे व्यक्तिगत मामलों के सभी धर्म और समुदाय, अनुसूचित जनजाति को छोड़कर एक समान नियम स्थापित करेगा। आजकल कई सारे ऐसे घटनाएं देखने को मिली है, जैसे एक एग्जाम्पल में लिविंग रिलेशनशिप लेते हैं। अगर बिना किसी को जानकारी दिए आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो अभी के डेट में वो जो है एक गलत माना जा रहा है। अब आपको गवर्नमेंट को ऑर्डर यानी कि आधार कार्ड जाके जमा करना होगा और वहाँ से आपको वहाँ जानकारी देनी होगी कि मैं लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा हूँ। और अगर कोई भी महिला या किसी पुरुष के साथ कोई भी कभी भी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि कोई किसी को मार दिया या कुछ भी ऐसा हुआ, किसी को प्रताड़ित कर रहा है, तो फिर जिम्मेदार होंगे आप, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट है। यूसीसी उत्तराखंड के मुख्य प्रावधान: मैरिज, बहु विवाह पर रोक, न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 21, पंजीकरण, सभी विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। 2026 के संशोधन के अनुसार 10 से 25 के बीच शादियों का पंजीकरण भी अब जरूरी कर दिया गया है। मैरिज सर्टिफिकेट, जी ये महाराष्ट्र में भी कुछ जगह पर मैरिज सर्टिफिकेट्स की मांग कर दी जा रही है। अच्छी बात है मैरिज सर्टिफिकेट्स बनाना, और वही बनाना पड़ रहा है अब। लिविंग रिलेशनशिप वैसे जोड़े जो पंजीकरण कराना, इन जो भी रहना चाहते हैं इनको पंजीकरण कराना अनिवार्य है। संबंध समाप्त करने पर भी रजिस्ट्रेशन की सूचना देनी होगी और समाप्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। आपको आज़ादी है रहने की, लिविंग रिलेशनशिप में कोई रोक नहीं रहा है रहने से, लेकिन अब आपको गवर्नमेंट को जानकारी देनी होगी कि हम यहाँ रह रहे हैं, जो कि सही है। और घटनाओं को देखते हुए इस नियम को बनाया गया है और उत्तराखंड ही पहला राज्य बना जो इसको लागू कर दिया। तलाक के लिए पुरुष और महिला दोनों को समान कानूनी अधिकार दिए गए हैं। हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। तलाक केवल न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही संभव होगा। बाकी आप संपत्ति में बेटे और बेटियों को बराबर अधिकार दिया गया है। मुस्लिम महिलाओं को भी अब संपत्ति में पुरस्कार के समान हिस्सा मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति की वसीयत किसी को भी कर सकता है। सही बात। 2026 के नए संशोधन और सख्त सजा, पहचान छिपाना, जबरन संबंध बनाना, विशेष कुछ नोट हैं। और उत्तराखंड में यह कानून राज्य की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है, यानी एसटी पर लागू नहीं होते हैं। यदि कोई अपनी पहचान छिपाकर गलत जानकारी देकर शादी करता है या लिविंग में रहता है तो उसे 7 साल की जेल भी हो सकती है। जबरन संबंध बिना पंजीकरण या जबरन लिविंग संबंधों के मामले में भी सख्त दंड का प्रावधान बना है। अगला न्यूज है ग्रंथ कुटीर, जो राष्ट्रपति ने शुरुआत करी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किया ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद में कुटीर ग्रंथ, यह एक ग्रंथ कुटीर जो है वो शास्त्र पुस्तकालय का उद्घाटन किया, जो भारत की समृद्ध विरासत को संजोने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत की भाषाई गौरव के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और भारत शुरू से ही प्रयास कर रहा है कि भारत की जो भाषा है अलग अलग उसको एक सही तरह से मैनेज किया जा सके, जो कि काफ़ी चैलेंजेबल भी है। भारत की संस्कृति, दार्शनिक, साहित्यिक और बौद्धिक विरासत का संरक्षण और प्रचार प्रसार सामग्री, अब इसे वेद, पुराण, उपनिषद, गाथा, अस्पशति, विनयक पिटक और जैन आगमन जैसे महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ इसमें शामिल हैं। विशेषता 50 से अधिक पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों, छाल और कपड़ों पर लिखी गई हैं। औपनिवेशिक साहित्य का विस्थापन, पहले यहाँ मौजूद औपनिवेशिक साहित्य को हटाकर अब यह स्थान भारतीय भाषाओं को समर्पित कर दी गई है। इसके कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। इस पुस्तकालय में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं
जिसमें पहला कौन है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली और मराठी। और ये दुर्लभ साहित्य ग्रंथों का एक संग्रह है। इसमें सांस्कृतिक एकता, देश की भाषाई विविधता को एक छत में लाना और आने वाली पीढ़ियों को हमारे प्राचीन के ज्ञान से जोड़ना, ये अच्छी खासी चैलेंज है और हमारी भारत सरकार इस पर कोशिश कर रही है। सार्वजनिक पहुंच, राष्ट्रपति विलियम अब आम जनता के लिए खुला है। लोग इसे ऐतिहासिक और गौरवशाली भाषाओं में साहित्य के करीब से देख सकेंगे। 11 शास्त्रीय भाषाएं, जिसकी मैं बात करूं तो ये 5 नई भाषाएं जो शास्त्रीय दर्जा देने के बाद अब सूची में कुछ इस प्रकार हैं: तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी, प्राकृत, बंगाली, संस्कृत, तेलुगु, उड़ीसा, पाली और असमिया। ये हमारी जो पुस्तकालय है वो हर भाषा में है और जो जिसमें जहाँ मन करेगा पढ़ेगा अपना। इंडिया एनर्जी वीक, वन वर्ल्ड वन सस्टेनेबल फ्यूचर, ये कहाँ? तो गोवा में जनवरी में सेलिब्रेट किया गया। भारत ऊर्जा सप्ताह, इंडिया एनर्जी वीक 2026, भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन 27 से 30 जनवरी 2026 तक गोवा में किया गया। यह इस प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा कार्यक्रम का चौथा संस्करण था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही जारी किया। 27 जनवरी से 30 जनवरी तक इसको मनाया गया। ONGC एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बेतुल, दक्षिण गोवा, ये स्थान का नाम है। आयोजक कौन था? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ और इन्वेंट्स द्वारा संयुक्त रूप में इसको किया गया। इसके आयोजक कितने लोग थे? कार्यक्रम की मुख्य विशेषता क्या थी भाई? तो एनर्जी ट्रांजिशंस के रूप में केंद्र के रूप में पेश किया गया। वैश्विक भागीदारी, 1 से 20 से अधिक देशों में प्रतिनिधि, 700 प्लस प्रदर्शन और लगभग 75,000 ऊर्जा पेशेवरों ने इसमें हिस्सा लिया। इसका प्रमुख विषय चर्चा का मुख्य केंद्र ऊर्जा सुरक्षा, कार्बन उत्सर्जन में कमी, डीकार्बोनाइजेशन और टिकाऊ भविष्य के लिए नए अवसरों, निवेश के अवसरों पर रहा। विशेष जोन आयोजन में हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, रिन्यूएबल एनर्जी और AI जैसे क्षेत्रों में समर्पित विशेष के अलग अलग जोन बना के उसको समर्पित करने की बात कही गई है। तकनीकी नवाचार, सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को माना। यानी एक ये न्यूज आपने सुनी होगी, जनवरी के लास्ट में न्यूज आई थी और ये डेफिनेटली जो महिलाओं के अंदर जो मासिक धर्म होता है उसकी बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार के तहत मासिक धर्म और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को शिक्षा, गरिमा, शारीरिक स्वायत्तता और निजता के अधिकार का अभिन्न अंग माना है। इसको संवैधानिक अधिकार यानी मासिक धर्म, स्वच्छता को केवल कल्याणकारी मुद्दे नहीं बल्कि अनुच्छेद 21 से 14 के तहत एक संवैधानिक मौलिक अधिकार माना गया। इसको स्कूलों के लिए निर्देश, सरकारी और निजी सभी स्कूल में छात्राओं के लिए निःशुल्क जो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड होते हैं उसको शौचालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना है। इसकी गोपनीयता, शौचालय में सैनिटरी कचरे के निपटारा यानी कि डिस्पोजल के लिए सुरक्षित व्यवस्था होनी चाहिए। उद्देश्य क्या है कि किशोरियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और संक्रमण से बचाना। शिक्षा में ये कभी बाधा नहीं बनना चाहिए और इसकी पूरी योजना जो है वो 21 के थ्रू इसको शुरू किया गया है। न्यायमूर्ति JB पर्दीवाला और R महादेवन की पीठ से यह निर्णय की याचिका पर सुनाया जो स्कूल में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं की मांग कर रही थी। गुजरात ने शुरू किया मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना, ये भी एक नया न्यूज है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश पटेल के आनंद के भद्रा भंडारण से मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना का राज्यव्यापी शुभारंभ किया है। इसके मुख्य आदेश क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचे और इसको स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर बढ़ाना है, जो कि बिजनेस के मामलों में गुजरात सबसे आगे रहता है। यह गांधी जी की ग्राम स्वराज के विचार और आधुनिक तकनीकों पर संसाधन है, इसके बारे में कुछ पढ़ लीजिएगा। फिर कुछ हमने पॉइंट दे दिया है जो राष्ट्रीय घटनाक्रम के हैं और इसको आपको पढ़ना जरूरी रहेगा। ये सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 2 दिवसीय क्या क्या किया, बहुत कुछ है। कंटेंट काफ़ी मैंने दे दिया इसके अंदर कि आप
क्या क्या देख लीजिए इसके अंदर में कहाँ है नहीं है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अपने से, जो हमने पढ़ाया है उसी को एक बार शॉर्ट में दे दिया है। कुछ इसमें नए भी हैं जो आपको जानने जरूरी रहेंगे, और एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। कल से जो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है वो हो रही है हमारी जो डिफेंस में हुए बदलाव हैं, जो डिफेंस ने नई नई इक्विपमेंट्स लिए हैं, कुछ बदलाव किए हैं, जो नियुक्तियां हुई हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कल से। तो कल वाली क्लास हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं आशा करता हूं कि आप आज देखें, और कल इस क्लास को आप जरूर ज़्यादा एकदम टाइम पे 4 बजे रिलीज होता है, उसको आप तुरंत देख लीजिए हर दिन। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो एक बार आप जय हिंद कमेंट कर दीजिए, मैं समझ जाऊँगा कि आपने यहाँ तक देखा है। बाकी फ़िलहाल इस वीडियो को आप एक बार उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उनको अभी तक कोई अच्छा करंट अफेयर का रिसोर्स नहीं मिला है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एक बार और इस वीडियो को आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।